साथियों, ये जो मैं गिना रहा हूं ना, उसमें संसद भवन भी आएगा, ये भारत मंडपम भी आएगा। साथियों, आज 8 अप्रैल का एक और वजह से बहुत महत्व है। आज ही मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यहां जो युवा साथी बैठे हैं, उन्होंने तो अपने माता पिता से जरूर कहानियां सुनी होगी कि पहले बिना गारंटी के बैंक खाता तक नहीं खुलता था। खाता खोलने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, किसी और एक की साथी की मदद चाहिए। बैंक लोन ये सामान्य परिवार के लिए तो सपना हुआ करता था। गरीब परिवार, एससी, एसटी, ओबीसी, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं जो सिर्फ मेहनत कर सकते थे, लेकिन जिनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था, क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं थी? क्या उनकी एस्पिरेशंस कम थी? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं था? हमारी मुद्रा योजना ने उनकी एस्पिरेशन को एड्रेस किया, यूथ को एक नया रास्ता दिया। पिछले 10 साल में मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन बिना गारंटी दिए गए। 52 करोड़। और मुद्रा स्कीम की स्केल ही नहीं, स्पीड भी अद्भुत है। जब तक ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है, तब तक 100 मुद्रा लोन क्लियर हो जाते हैं। जब तक आप ब्रश करके फ्री होते हैं, तब तक 200 मुद्रा लोन अप्रूव होते हैं। जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। जब तक आप किसी ओटीटी पर एक एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक 5000 मुद्रा बिजनेस का आधार बन जाता है। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। ये 11 करोड़ लोग अब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने हैं। यानी 10 साल में 11 करोड़ नए सपनों को उड़ान मिली है। और आप जानते हैं कि मुद्रा से कितना पैसा गांवों और छोटे शहरों में पहुंचा है। करीब 33 लाख करोड़ रुपीस, 33 लाख करोड़ रुपए, इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस,
This is a mega transformation at the grassroots. साथियों, ऐसा ही उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का है। पहले की सरकारों ने देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। इनमें से अनेक जिले नॉर्थ ईस्ट में थे, ट्राइबल बेल्ट में थे। करना तो ये चाहिए था कि इन जिलों में सरकार अपना बेस्ट टैलेंट भेजती, लेकिन होता ये था कि इन जिलों में अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजा जाता था। यही तो पुरानी सोच थी, पिछड़े को पिछड़ा ही रहने दो। हमने ये अप्रोच बदली और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। हमने इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को मिशन मोड पर इन जिलों में लागू किया। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इन जिलों की ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। आज वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कई राज्यों की एवरेज से बेहतर और कई तो नेशनल एवरेज से आगे निकल चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ वहीं के युवाओं को मिला है। अब वहां के नौजवान कहते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया के कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेड जर्नल्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सराहना करते हैं। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर अब हम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं। जब ग्रोथ को एस्पिरेशंस ड्राइव करती हैं तो वो समावेशी भी होती हैं और सस्टेनेबल भी होती है। साथियों, किसी भी देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना। गुरुदेव टैगोर की कल्पना थी, चित्त चेता भय शून्यो उच्च जेथा शीर, वेर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई। लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ हो चुका है। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट जहां से नक्सलवाद शुरू होता था वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में
8,000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी दशकों से अलगाव का, हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 10 बड़े शांति समझौते किए। इस दौरान 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियारों को छोड़ा और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हजारों युवाओं ने हथियार छोड़े, सफलता ये भी है कि इसने हजारों नौजवानों का वर्तमान और भविष्य बचाया है। साथियों, हमारे यहां दशकों तक एक प्रवृत्ति चली, राष्ट्रीय चुनौतियों को पहचानने के बजाय उन्हें राजनीतिक कालीन के नीचे छिपा दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे मुद्दों से आंख न चुराएं। 21वीं सदी की पीढ़ियों को हम 20वीं सदी की राजनीतिक भूलों का बोझ नहीं दे सकते हैं। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। आप सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का।